नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत कुख्यात माफिया विधायक राजू पाल और अब उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बताए जा रहे अतीक अहमद को लेकर करूंगा। अतीक को यूपी में आने से डर लगता है। उसको डर लगता है कि कहीं उसकी गाड़ी ना पलटती जाए। गुजरात की साबरमती जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता। उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उसे एनकाउंटर का डर सता रहा है। चर्चा थी कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार अतीक अहमद को यूपी की जेल में लाने की तैयारी कर रही है। आज अतीक के खास गुर्गे जावेद अहमद के आलीशान मकान को बुलडोजर से गिराया जा चुका है। ये घर करीब 3 करोड़ की लागत का बताया गया है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद सभी आरोपी जावेद अहमद के घर आए थे। यहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सबसे मुलाकात की थी। ये बता दें आपको कि 18 साल पहले प्रयागराज में हुए पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले में ही अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की जेल में बंद है। और जब उसको लगने लगा है कि यूपी सरकार उसको प्रदेश में लाने का प्रयास कर रही है, तो वो अदालत की शरण में चला गया है कि उसको यहाँ से शिफ्ट ना किया जाए, क्योंकि रास्ते में गाड़ी पलटने का डर रहता है। दूसरी खबर भी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि आखिर असद तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्रयागराज में उमेश पाल पर गोलियों और बम से हमला करने वाले आरोपियों में क्या बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल था। सीसीटीवी कैमरे में कैद जिस शख्स को अतीक का बेटा बताया जा रहा है, उस पर 5 दिनों से पुलिस खामोश है। उसके बारे में बात अधिकारी नहीं कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री और अब भाजपा के कई नेता मिट्टी में मिला देने से लेकर फिर से गाड़ी पलटने तक की बात कर रहे हैं। अगर दोनों ही बातों का सीधा सीधा मतलब निकालने का प्रयास करें तो मिट्टी में मिलाना और गाड़ी पलटना दोनों एक मौत की तरफ इशारा करती हैं। सवाल यह है कि मौत किसकी होनी है। उमेश पाल का कत्ल किसने किया है या कराया है, किस वजह से उमेश पाल को मारा गया है और मारने वाले लोग कौन हैं। बात करते हैं दिल्ली में चल रहे केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। तो आतिशी और सौरभ को मंत्री बनाने के लिए राज्यपाल को पत्र केजरीवाल की तरफ से लिखा जा चुका है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों ही बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के हिस्सा हो जाएंगे। असली चर्चा ये है कि आखिर दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद ये पद खाली हो गया है। जानकार कहते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के विस्तार के लिए देश के अलग अलग राज्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उस लिहाज से उप मुख्यमंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट के किसी सदस्य को दी जा सकती है। लेकिन ये जिम्मेदारी मिलेगी किसको, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। यह भी हो सकता है कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री बनाया ही ना जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। 2 विधायक जो मंत्रिमंडल छोटा हो गया था जैन के और सिसोदिया के इस्तीफे के बाद, उस कोरम को तो पूरा कर लिया जाएगा 2 विधायकों को मंत्री बनाकर। जो दिल्ली की सियासी हलचल है उसमें चर्चा ये है कि उप मुख्यमंत्री के लिए आतिशी और राखी बिरला का नाम चर्चा में है। कि अरविंद केजरीवाल के साथ कैबिनेट में न होने के बाद भी उनके आंदोलन, उनकी नीतियों, सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए आतिशी और राखी बिरला दोनों ही अच्छा काम करती हैं, ये सब माना जाता है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि इस बार उप मुख्यमंत्री पद किसी महिला को देकर केजरीवाल एक साफ संदेश देने का कोशिश करें। सौरभ भारद्वाज का नाम है, संजीव झा का है, दुर्गेश पाठक का है, दिलीप पांडे का नाम भी उप मुख्यमंत्री के लिए लिया जा रहा है। आतिशी और राखी बिरला के साथ ही सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे का नाम भी इस सूची में है। सौरभ पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनके पास अनुभव है
और वो इस समय दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। आतिशी ने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम किया है, दिल्ली में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन सियासत के लिहाज से संजीव झा और दिलीप पांडे यूपी और बिहार के बड़े तबके को आम आदमी पार्टी में रिप्रेजेंट करते हैं और यही उनकी राजनीतिक पहचान भी है। तो दिल्ली में डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इस पर हमारी आपकी सबकी निगाह रहेगी और जो जानकारी मिलेगी उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। अब बात यह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब किस आम आदमी पार्टी का नेता का नंबर सीबीआई जांच, कार्रवाई या जेल जाने में लग सकता है। जी हाँ, इसमें भी कई नाम हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के सबसे खास माने जाते हैं। वित्त विभाग समेत कई प्रमुख विभाग उन्हें सौंपने की चर्चा चल रही है, लेकिन गहलोत पर पहले से ही कई मामले लंबित हैं। मनीष सिसोदिया के बाद कैलाश गहलोत पर भी सीबीआई जांच की आंच आने का खतरा मंडरा रहा है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद कैलाश गहलोत सरकार में सबसे वरिष्ठ और आला कमान के भरोसेमंद माने जाते हैं। उनके पास इस समय दिल्ली परिवहन के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं। कैलाश गहलोत पर डीटीसी बसों की खरीद में घोटाले का आरोप है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि कैलाश गहलोत ने परिवहन मंत्री रहते हुए दिल्ली सरकार ने 1000 डीटीसी बसों की खरीद की थी, जिसमें भ्रष्टाचार किया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीटीसी बसों की खरीद के मामले को भ्रष्टाचार की जांच करने का बताकर सीबीआई को सौंप दिया है। इस मामले में जांच जारी है, कभी भी रिपोर्ट आ सकती है और कैलाश गहलोत पर कार्रवाई हो सकती है। राघव चड्ढा को भी केजरीवाल के एकदम खास व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान संभाला था, पार्टी को वहाँ शानदार जीत हासिल हुई। गुजरात विधानसभा में भी उन्होंने काम किया था, वहाँ भी आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन राघव चड्ढा के दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख रहते हुए आपत्तिजनक हेरफेर करने का आरोप है कि पुरानी पाइपों को बदलकर नए करने के मामले में घोटाला किया गया है और राघव चड्ढा इस मामले में कभी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों में दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व चेयरमैन जैस्मिन शाह का नाम भी है। उपराज्यपाल ने कमीशन की प्रणाली में गंभीर अनियमितता पाई थी और इसे असंवैधानिक संस्था करार दिया था। माना जा रहा है कि इस मामले में जैस्मिन शाह भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। ये 3 वो नाम हैं जो सिसोदिया के बाद किसी न किसी आरोप में हैं और रिपोर्ट आने के बाद इन पर कार्रवाई की जा सकती है। हम जानते हैं कि मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च अदालत से कोई लाभ नहीं मिला, कोई छूट नहीं मिली। इसके बाद आम आदमी पार्टी तमतमा गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विपक्षी दलों खासकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार मोदी सरकार पर इस मुद्दे पर हमलावर हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर मेरे हाथ में 3 घंटे के लिए सीबीआई आ गई तो पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अडानी को जेल में डाल दूंगा। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तंज कस रहे हैं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन 8 साल में ईडी ने 3000 छापे मारे और मात्र 0.5 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाई है। तो क्या ये जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं है? क्या विपक्ष के नेताओं पर फर्जी कार्रवाई नहीं है? ये गंभीर आरोप संजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। अब आज की कुछ खास खबरें। 12 फरवरी को साहिबाबाद में 4 लोगों ने 5 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। उनमें से इमरान और वसीम नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना का मास्टरमाइंड अशफाक अभी फरार है। गाजियाबाद पुलिस की हिरासत में खड़े ये दोनों इमरान और वसीम हैं। वसीम पर 29 और इमरान पर 16 केस दर्ज हैं। वसीम पर चोरी के 8, लूट के 9, आर्म्स एक्ट के 7 केस दिल्ली और गाजियाबाद में हैं। तो इमरान पर दिल्ली में लूट के 10 और आर्म्स एक्ट के 7 केस दर्ज हैं। फिलहाल इन्हें 5 लाख की लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये लूट 12 फरवरी को साहिबाबाद इलाके में की गई थी। 11 फरवरी को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक स्क्रैप व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी गाड़ी को रोककर 4 लोगों ने उनके साथ तमंचा दिखा के लूट की थी और उनका पैसों से भरा बैग ले गए थे, जिसमें करीबन 5 लाख रुपये थे।
उसमें तत्कालीन टीमों का गठन कर दिया गया था, ट्रांसजेंडर जोन की SWAT टीम को भी लगाया गया था। तो उसमें फाइनली हमने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं जिनके नाम है वसीम और इमरान। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि एक अशफाक नामक व्यक्ति है, दिल्ली का ही रहने वाला है, उसी का पूरा प्लान था। इन लोगों ने 2 दिन रेकी करी थी। 11 तारीख की घटना है, ये 9 और 10 तारीख को भी रेकी करने आए थे उस एरिया में। एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इनके पास से 85,000 रुपये, रेकी में इस्तेमाल की गई स्कूटी, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। बाकी का पैसा इस घटना के मास्टरमाइंड अशफाक के पास है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर नए नए विवाद सामने आते रहे हैं। एसोसिएशन और एल्डर कमेटी के बीच बयानबाजी हो चुकी है। अब अधिवक्ता शिव कुमार त्यागी उर्फ टोनी ने भूख हड़ताल की है। उनकी मांग है कि चुनाव तय तिथि पर ही करा जाए। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव निश्चित तिथि और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए पूर्व सचिव एडवोकेट शिव कुमार त्यागी टोनी ने एल्डर कमेटी के चेयरमैन को एक 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए भूख हड़ताल की घोषणा की है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन को दिए गए मांग पत्र में पूर्व सचिव शिव कुमार त्यागी द्वारा कहा गया है कि चुनाव तय तिथि 18 मार्च को ही हो। निवर्तमान बार अध्यक्ष और सचिव को चुनाव समिति में शामिल किया जाए। चुनाव और मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष रखा जाए। बार चुनाव के पूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्थित ढंग से घोषणा और पूर्व अध्यक्ष को किन कारणों से अंतिम मतदाता सूची तैयार करने का उत्तराधिकारी बनाया गया है, ऐसे सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में वाहनों से स्टंट करने की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अब एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें 3 गाड़ियों में सवार लड़के स्टंट कर रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों गाड़ियां भी सीज कर दी गई हैं। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग गाड़ी से बाहर निकलते हुदंग मचाते हुए नजर आ रहे थे। इसमें तुरंत पुलिस के द्वारा एक्शन लेके 3 गाड़ियों को सीज किया गया है। एक है उसमें वरना, क्रूज और नेक्सॉन, और इसमें टोटल अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हैं। तो इन लोगों के खिलाफ कुछ चालान भी किए गए हैं? इनकी गाड़ी हमने सीज की है एनवी एक्ट के तहत, और इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा रहा है। प्रयागराज में हुई एडवोकेट उमेश पाल की हत्या के बाद से लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। इस घटना के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। गाजियाबाद में राष्ट्रीय समाज पार्टी ने उमेश पाल की हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। राष्ट्रीय समाज पार्टी ने प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। पार्टी ने ज्ञापन में कहा है कि दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गण की हत्या कर दी गई, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फांसी दो उमेश पाल के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो उमेश पाल के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो संजय निषाद के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। रासपा ने ज्ञापन में मांग की है कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए। उमेश पाल और सिपाही संजय निषाद के आश्रित परिवारों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। उनके परिवार को नौकरी दी जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मेधा नाम का संगठन युवाओं को शिक्षा से रोजगार दिलाने के लिए काम कर रहा है। ये संगठन अब तक हजारों युवाओं की सहायता कर चुका है। इस काम के लिए संस्था कई राज्यों की सरकार से अनुबंध कर रही है। मेधा नाम की संस्था युवाओं को शिक्षा से रोजगार की यात्रा में सहयोग करती है। 21वीं सदी के कौशल प्रशिक्षण, करियर काउंसलिंग और एलुमनी की सपोर्ट का इस्तेमाल कर ये संगठन युवाओं को उनकी पसंद के करियर में आगे बढ़ाता है। सन 2011 से उन्होंने सैकड़ों शैक्षणिक संस्थानों में हजारों विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण, इंडस्ट्री एक्सपोजर, प्लेसमेंट के अवसरों में सुधार किया है। लाखों लोगों तक मेधा का प्रशिक्षण और कार्यक्रम पहुंचाने के लिए वे इस समय विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। ये हमारी नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ टाइप की जी, जो स्टूडेंट्स के साथ वर्क करती है। तो ये बस स्टूडेंट्स और 85,000 स्टूडेंट्स जैसे मैंने बताया कि काम कर चुके हैं। एंड यूजुअली हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही काम करते हैं एंड ये अभी 5 स्टेट्स में वर्क करती है। मेधा को सहयोग अग्रणी कॉरपोरेशन एवं वैश्विक फाउंडेशन जैसे एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और एडलेगिव फाउंडेशन करते हैं। इसे अपने क्षेत्र में योगदान के लिए अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इनमें इकोइंग ग्रीन फेलोशिप, दासरा गर्ल पावर अवार्ड शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम बुलेटिन कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।